Find the time period of oscillation of mass m in the figure ABC. What is the equivalent spring constant of the pair of spring in each case? देखिए, टाइम पीरियड का सिंगल फॉर्मूला ये होता है कि आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिखिए तो मास ऑफ द सिस्टम और स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सिस्टम ये होता है। अब मास तो एक ही दे रखा है सब में, तो एम आ जाएगा, लेकिन हमें स्प्रिंग सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना होगा। तो अगर हम पहला केस देखें, ये पहली स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है। तो इस केस में क्या दिख रहा है, ये ध्यान से अगर हम फोर्स लगाते हैं इस ब्लॉक पर, तो दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भले ही अलग हो, लेकिन वो स्ट्रेच सेम हो रही है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, मान लीजिए एक स्प्रिंग ये है और दूसरी स्प्रिंग ये, मैंने सेम लेंथ ली है, दोनों पे मैंने सेम फोर्स लगाया। ओके, मान लीजिए इसका K1 है और इसका K2 है, और मैंने बोला है कि K1 इज ग्रेटर देन K2। ऐसे में सेम फोर्स लगाएंगे तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है वो कम स्ट्रेच होगी। इसका जो स्ट्रेचिंग है x1 ले लें, वो कम होगा लेस देन x2, क्योंकि हम फोर्स सेम लगा रहे हैं। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K1 x1 दोनों में फोर्स सेम है, K2 x2। तो आप देख सकते हैं K1 बाई K2 इज इक्वल्स टू x2 बाई x1, तो इनवर्स रिलेशन है। तो जब भी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा सेम फोर्स से, जो स्प्रिंग होगी वो वाली स्प्रिंग जिसका के ज्यादा है उसका स्ट्रेचिंग कम होगा। अब यहाँ पे हमने K1 K2 अलग अलग लिए हैं, हमको ये नहीं बोला गया कौन ज्यादा कौन कम, पर कम अलग अलग लिए। तो अलग अलग लेने का मतलब ये है कि दोनों पे अगर सेम फोर्स लगाया जाए तो दोनों स्ट्रेच अलग अलग होंगी, ज्यादा के वाले का कम स्ट्रेच होगा एंड उल्टा होगा उसके केस में इसका कम के है। यहाँ पे फिटिंग ऐसी की हुई है कि दोनों को जबरदस्ती सेम स्ट्रेच किया जा रहा है। यानी कि नई पोजीशन अगर ब्लॉक की ये हो जाती है, अगर नई पोजीशन ब्लॉक की ये है, दिस इज द न्यू पोजीशन, तो दोनों ना चाहते हुए भी बेचारी दोनों स्प्रिंग्स को सेम एक्सटेंशन मिला है। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में फोर्स अलग अलग ट्रांसमिट हुआ हो। इस वाले में फोर्स पहुंचा हो F1 और इस वाले में फोर्स पहुंचा हो F2 बाय F। तो F का समेशन तो F1 प्लस F2 होगा, पर ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होना पड़ेगा, तभी इसी केस में दो अलग स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग सेम एक्सटेंशन ले सकती है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट और जो एक्सटेंशन हुआ है दोनों का मिला के तो एक्स ही हुआ है। इंडिविजुअली का भी क्या हुआ है, एक्स ही हुआ है। तो K2x एंड K1x एंड K2x, तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ गया, K1 प्लस K2, ये स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। देखिए इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप एक सर्किट देखें, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है। और करंट जो है वो अगर ऐसे जा रहा है, तो पैरेलल के केस में करंट डिवाइड होता है, मतलब आई के दो हिस्से होंगे, I1 I2 में डिवाइड हो जाएंगे। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट जाएगा कम, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट जाएगा ज्यादा। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट जाएगा कम, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट जाएगा ज्यादा। तो इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। क्या ऐसे ही कुछ यहाँ नहीं हो रहा? तो आज से आप याद रखें कि फोर्स वही रोल प्ले करता है जो कि करंट रोल प्ले करता है स्प्रिंग के सिस्टम में। तो फोर्स क्या बन जाता है, एक तरह से करंट बन जाता है, फोर्स करंट की तरह होता है। तो पैरेलल के केस में जो करंट का हाल हुआ है वही हाल फोर्स का होगा, और आंसर कैसा आएगा आप देख सकते हैं सामने। रटने के लिए आप ये समझ सकते हैं, जो रेजिस्टेंस का आंसर सीरीज में आता था वो स्प्रिंग में पैरेलल में आता है। चलिए, तो हमारा पहला आंसर हो गया, तो हमारा टाइम पीरियड भी आ जाएगा पहले केस में, दैट विल बी 2 पाई √m/K1 + K2। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। अगर हम बी पार्ट की बात करें, तो यहाँ भी एक ब्लॉक है, स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है। अगर हम ये समझ जाएं कि स्प्रिंग सिस्टम कैसा है, पैरेलल है कि सीरीज में, तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो ये तीन सवाल अपने आप में काफी ज्यादा हैं, मतलब ये सारी संभावनाएं वो कवर कर लेते हैं, ये K1 और ये K2। अगर आप ब्लॉक को इधर ले जाते हैं तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो खोलने की कोशिश करेगी खुद को, तो इधर लगाएगी स्प्रिंग अपने आप को फोर्स। और ये वाली स्प्रिंग एक्सपैंड होगी, खींच रही है, तो ये भी कम होना चाहेगी, तो यहाँ भी फोर्स लगेगा इधर। तो इस केस में जब ब्लॉक मूव करेगा तो इस बार भी दोनों स्प्रिंग इक्वली डिफॉर्म होंगी, इक्वली डिफॉर्म। न्यू पोजीशन ये है, ये स्प्रिंग भी इतने से डिफॉर्म हो रही है और ये स्प्रिंग भी इतने से डिफॉर्म हो रही है। स्प्रिंग के केस में आप ये मत देखिए एक्सटेंशन है कि कंप्रेशन है, दोनों ही केस में वो एनर्जी स्टोर कर सिचुएशन में आ जाती है।
तो हमें बस ये देखना था इसमें कि सिचुएशन जब ब्लॉक को मैं राइट साइड ले गए, तो दोनों ही राइट साइड ले गए, दोनों ही स्प्रिंग में सेम एक्सटेंशन और कंप्रेशन हुआ, और उन्होंने अप्लाइड फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाया ब्लॉक की तरफ। तो फिर से हम ये देख सकते हैं कि जब दोनों स्प्रिंग का अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है, पर उनमें एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन सेम है, फिर से वो पहले वाले केस की तरह हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एफ जो इधर लगाया गया शुड बी इक्वल्स टू, ये दोनों स्प्रिंग फोर्सेस जो है एक ही दिशा में है तो ऐड हो रहे हैं, F1 + F। तो हम लिख सकते हैं के एक्स इज इक्वल्स टू K1x + K2x, एंड दैट्स इट। तो क्योंकि सेम डिफॉर्मेशन दोनों स्प्रिंग में है इसलिए मैक्स लिख रहे हैं। तो के क्या हो गया, K1 + K2। देखिए केस, ये वाला केस है कि बिल्कुल सिमिलर है। ब्लॉक कैसे लगे हैं, तो ये भी पैरेलल ही हो गया एक तरह से। ठीक है, तो इसको देख के बताऊंगा क्या नहीं, पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस का जो आंसर, सीरीज में जो रेजिस्टेंस का आंसर आता है वो स्प्रिंग में पैरेलल में आता है, याद रखिए। और करंट को आपको जैसे सर्किट में लेते हैं वैसे ही लेना है, तो आप जैसे ही याद आएगा कि ये सिस्टम तो पैरेलल है, तुरंत अपने फोर्स को हम F1 + F2 कर देंगे, और हमारा आंसर फिर भी यही आने वाला है बी पार्ट के लिए भी। अब बात आती है सी पार्ट। दिस इज द सी पार्ट। नाउ यू सी, ये तो क्लियरली दिख रहा है सीरीज में है। तो अगर हमें लॉजिक समझ में आ गया कि हम फोर्स को करंट की जगह ले सकते हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि हमें दिख गया कि ये सिस्टम सीरीज है। सीरीज है तो तुरंत आंसर लिख सकते हैं, सीरीज में वो आंसर आएगा जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में आता था, K1 K2/K1 + K2। ये रेजिस्टेंस का जो पैरेलल का आंसर था वो स्प्रिंग में सीरीज का आंसर होता है। तो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा 2π√m/दिस KS। यहाँ आप लिख लेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए। ये तो हो गया एक ट्रिक तरीका, लेकिन एक्चुअली में ऐसा आंसर क्यों आ रहा है वो हम देखते हैं जरा। इसके अंदर जाएंगे, पता चल जाएगा। हमने आपसे क्या बोला, फोर्स वही रोल प्ले करता है जो सर्किट में करंट प्ले करता है। अब सर्किट में जो करंट होता है वो सीरीज में तो कांस्टेंट रहता है, सीरीज में सारी रेजिस्टेंसेस में सेम जाता है, तो हम जब फोर्स लगाएंगे तो हर स्प्रिंग को एफ फोर्स ही मिलेगा, हर स्प्रिंग को एक्स एफ फोर्स मिलेगा। जब हमने बताया आपको, जब दोनों स्प्रिंग को सेम फोर्स मिलता है तो दोनों अलग अलग एक्सटेंड होती है। तो K1 जो होगी, K1 वाली स्प्रिंग, वो सेज इतनी सी X1 एक्सटेंड होगी, और जो K2 वाली स्प्रिंग होगी वो मान लीजिए इतनी एक्सटेंड होगी, दोनों अलग अलग होगी। लेकिन आफ्टर ऑल हम ये कह सकते हैं नेट जो एक्सटेंशन होगा वो इन दोनों का एडिशन है, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब x क्या है, हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, के एक्स। तो x की जगह लिख सकते हैं f बराबर के सिस्टम का। ठीक है, या अभी हम सीरीज लिख रहे हैं तो सीरीज मान लीजिए इसको। इसमें भी f फोर्स गया, लेकिन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K2। तो हम, ये आंसर आ गया। तो आंसर क्या है, 1/KS इज इक्वल्स टू 1/K1 + 1/K2। तो इफ यू रिमेंबर कि हमें सीरीज पैरेलल लिखना आता है तो हम आराम से के भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस सीरीज में होती थी वो के पैरेलल में होता है, ये बात याद रखनी है, उल्टा नहीं कर देना इसका।